नमस्कार। आज के इस विश्लेषक एपिसोड या कहें एक्सप्लेनर में हम सीधे एक बेहद दिलचस्प और गहरे विषय में गोता लगाने वाले हैं। आज हम बात करेंगे गंगा की, एक ऐसा नाम जो सिर्फ एक नदी का नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था, रोजमर्रा की जिंदगी और हमारी पूरी संस्कृति की धड़कन है। सच कहूं तो गंगा सुनते ही मन में एक अजीब सी विशालता और पवित्रता का एहसास होता है ना? तो चलिए आज इस एक्सप्लेनर के जरिए हम उन सभी परतों को एक एक करके खोलेंगे जो इस जलधारा को इतना महान बनाती हैं। ये सफर सिर्फ भूगोल का नहीं होगा, बल्कि विज्ञान और अध्यात्म का भी होगा। तो आज की चर्चा का एजेंडा बड़ा सीधा सा है। हम शुरुआत करेंगे इसके उद्गम और लंबी यात्रा से, फिर समझेंगे कि कैसे ये आस्था और संस्कृति का प्रतीक बन गई। इसके बाद इसके जल के उस अद्भुत विज्ञान को डिकोड करेंगे, साथ ही इसकी समृद्ध जैव विविधता पर नजर डालेंगे और अंत में बात करेंगे प्रदूषण और संरक्षण के प्रयासों की। चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, उद्गम और लंबी यात्रा। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, आखिर क्या बात है जो इस बहते हुए पानी को सिर्फ एक भौगोलिक संरचना से उठाकर एक इतनी गहरी सांस्कृतिक पहचान बना देती है? मतलब दुनिया में तो हजारों नदियां हैं, लेकिन कुछ ही ऐसी होती हैं जो नक्शे की लकीरों से बाहर निकलकर सीधे लोगों के दिलों में बहने लगती हैं, है ना? इसका जवाब नदी की विशालता और इसके जीवन देने वाले स्वभाव में ही छिपा है। 2525। अब ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। अपने उद्गम से लेकर समंदर में मिलने तक ये नदी लगभग 2525 किलोमीटर का एक अकल्पनीय सफर तय करती है। जरा सोचकर देखिए, इतने लंबे रास्ते में ये कितने राज्यों, कितने शहरों और कितने ही गांवों की प्यास बुझाती है, कितनी ही बंजर जमीनों में जान फूंक देती है। ये सिर्फ कुछ किलोमीटर की दूरी नहीं है, ये सच में एक पूरी जीवन रेखा की लंबाई है। अगर हम इस सफर को स्टेप बाय स्टेप देखें तो कहानी शुरू होती है बिल्कुल टॉप से, यानी हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों में गंगोत्री ग्लेशियर से, जिसे गोमुख भी कहते हैं। वहां से निकलकर ये तेज धार भारत के विशाल मैदानों में उतरती है, अनगिनत शहरों के बीच से गुजरती है और फिर फाइनली अपनी पूरी ताकत के साथ बंगाल की खाड़ी में जाकर विलीन हो जाती है। पहाड़ों से लेकर समुद्र तक का ये पूरा सफर अपने आप में प्रकृति का एक महाकाव्य है। और इसी के साथ हम आते हैं अपने दूसरे भाग पर, आस्था और संस्कृति का प्रतीक, माँ गंगा। भारत में अगर किसी से भी पूछा जाए तो वो इसे सिर्फ एक नदी नहीं कहेगा, लोग इसे माँ कहकर पुकारते हैं। और ये बहुत गहरी बात है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को पालती पोसती है, उसकी हर जरूरत पूरी करती है, बिल्कुल वैसे ही इस नदी को एक जीवनदायिनी शक्ति माना गया है। यहाँ आकर भूगोल और भावनाएं इतनी गहराई से मिल जाती हैं कि उन्हें अलग करना नामुमकिन सा लगता है। सदियों से ये एक बेहद मजबूत मान्यता रही है कि इस पवित्र जल में एक डुबकी लगाने भर से सारे पाप धुल जाते हैं और आत्मा एकदम शुद्ध हो जाती है। इसी एक विश्वास के चलते हर साल लाखों करोड़ों लोग इसके किनारों पर खिंचे चले आते हैं। चाहे वो कुंभ मेले का वो विशाल हुजूम हो या फिर वाराणसी और हरिद्वार की वो मंत्र मुग्ध कर देने वाली आध्यात्मिक गंगा आरती, वहां जो वाइब होती है, जो आध्यात्मिक ऊर्जा होती है, उससे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। वो भीड़ कोई आम भीड़ नहीं है, वो आस्था का एक जीता जागता समंदर है। अब आध्यात्म से थोड़ा आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, जल का अद्भुत विज्ञान। अब ये जो पॉइंट है, ये सच में हैरान कर देने वाला है। स्वशुद्धिकरण, यानी खुद को साफ करने का गुण। विज्ञान ने भी ये साबित कर दिया है कि इस पानी में अपनी गंदगी खुद साफ करने की एक जादुई सी क्षमता है। दरअसल इसमें कुछ ऐसे खास और यूनिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो अशुद्धियों को पूरी तरह नष्ट कर देते हैं। मतलब जिस चीज को सदियों से एक धार्मिक चमत्कार माना जाता था, उसे आज की बायोलॉजी ने एक पक्के साइंटिफिक फैक्ट की तरह मान लिया है ना कमाल की बात? जरा इस तुलना को देखिए। एक तरफ कोई भी नॉर्मल पानी ले लीजिए, अगर उसे किसी बर्तन में भरकर कुछ दिन रख दें तो वो खराब होने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ है गंगा का पानी। सालों साल बोतलों में बंद रहने के बावजूद ये एकदम फ्रेश और साफ रहता है। ये कोई जादू नहीं, बल्कि उन्हीं खास बैक्टीरियोफेज का कमाल है जो पानी को सड़ने ही नहीं देते। ये बिल्कुल वैसा है जैसे पानी के अंदर उसका अपना एक इनबिल्ट वाटर प्यूरिफायर लगा हो। चलिए अब बात करते हैं भाग 4 की, नदी की समृद्ध जैव विविधता। सच कहूं तो ये नदी अपने आप में एक पूरा इकोसिस्टम है, एक चलता फिरता ब्रह्मांड। और इसकी सबसे बड़ी सुपरस्टार है गंगा डॉल्फिन, जो कि हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव भी है। इसके अलावा मछलियों की सैकड़ों प्रजातियां, अलग अलग तरह के कछुए और घड़ियाल भी इसी पानी पर पूरी तरह निर्भर हैं। ये सारे जीव हमें चीख चीख कर बताते हैं कि ये नदी कितनी अहम है
और इनका जिंदा रहना सीधे तौर पर इस बात पर टिका है कि नदी का पानी कितना साफ है। और अब हम आते हैं अपने सबसे अहम और थोड़े गंभीर विषय पर, भाग 5, प्रदूषण और संरक्षण के प्रयास। आज की सबसे कड़वी और डराने वाली सच्चाई यही है। एक तरफ तो इस पानी की वो प्राकृतिक शुद्धता और खुद को साफ करने की कमाल की ताकत है, और दूसरी तरफ है इंसानों द्वारा पैदा किया गया भयानक प्रदूषण। बेतहाशा बढ़ता औद्योगीकरण, फैक्ट्रियों से निकलने वाला जहरीला कचरा, प्लास्टिक के पहाड़ और शहरों की सारी गंदगी, ये सब मिलकर इस जीवनदायिनी नदी का गला घोंट रहे हैं। देखिए, नदी की खुद को साफ करने की भी एक लिमिट होती है, और हमने उस लिमिट को बहुत पीछे छोड़ दिया है। हालांकि इस अलार्मिंग सिचुएशन को देखते हुए नमामि गंगे जैसा एक बड़ा और बेहद जरूरी सरकारी प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। इसका सीधा सा लक्ष्य है नदी की सफाई करना और इससे आगे किसी भी तरह के नुकसान से बचाना। ये एक बहुत ही क्रिटिकल कदम है, लेकिन ईमानदारी से सोचें तो क्या सिर्फ सरकारी योजनाओं से काम चल जाएगा? बिल्कुल नहीं। इस महान नदी को बचाना सिर्फ एक प्रोजेक्ट का काम नहीं है, ये हम सबकी एक कलेक्टिव जिम्मेदारी है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही गहरा और थोड़ा बेचैन करने वाला सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। क्या ये महान जलधारा सच में बचेगी और एक बार फिर पूरी तरह साफ हो पाएगी, या फिर इसकी वो सारी महानता, इसकी आस्था और इसका अद्भुत विज्ञान आने वाली पीढ़ियों के लिए सिर्फ इतिहास की किताबों में दर्ज एक कहानी बनकर रह जाएगा? इस अनमोल विरासत को सुरक्षित रखना अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है, बल्कि ये हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।